सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो इस वेव के बारे में हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, वेव्स के बारे में। लेकिन सवाल पैदा होता है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग चैप्टर क्यों है? अगर हमें पढ़ना था वेव्स तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लेते, ठीक है, वेव के बारे में पढ़ना है वहाँ। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग चैप्टर बनाया गया। एक चीज़ और, एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म पूरा पढ़ने के बाद इस चैप्टर को आपके पास रखा है। यानी कि ये चैप्टर क्या करेगा, उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करता है अपने पास। समझ गए? बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत, लेकिन एक हल्के में हर टॉपिक को ले करके चलने वाला ये टॉपिक है। तो हम ज़रा एक जो है इसको बहुत ही डीप में जाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है क्यों, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी खासियत क्या है। तो आम तौर पर वेव क्या क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये वेव क्या होता है। तो वेव एक तरीके का समझिए कि प्रोपोगेशन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसमिट करती है ना। और एनर्जी का ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा तरीका वेव से अगर सीखना है ना, तो रस्सी वाला सीखो। रस्सी लिया और रस्सी को ऐसे झटक दिया, तो रस्सी का जो मीडियम है स्ट्रिंग का, वो देखो ऊपर नीचे क्या कर, ऑक्सीलेट करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीलेट करते हैं। मीडियम कहीं जाता है नहीं, जो रस्सी पर अगर तुम निशान लगाओगे, टिक करोगे, वो मार्क वहीं रहता है, बस वो ऑक्सीलेट करता है। लेकिन जो प्रोपोगेशन है, जो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जो जर्क दिया, वो जर्क इस प्रोपोगेशन के थ्रू क्या करेगा, धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। इसे कहते हैं वेव। जैसे तालाब है, पानी है, रुका हुआ है, आपने एक जो है वहाँ पर गुम्मा मार दिया, पत्थर मार दिया, क्या होगा? देखेंगे वेव प्रोपोगेट हुई, लेकिन मीडियम वही है, वो ऑक्सीलेट करके वहीं रुक गया। ये है वेव। तो वेव क्या हुआ? वेव एक तरीके से जितने भी वेव हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव ले लिया या इंफ्रारेड वेव ले लिया, है ना, विजिबल वेव लिया, तो ये सब क्या है, ये प्रोपोगेट कर रही है, ये एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले करके जा रही है। अब ऐसे ही एक सवाल पैदा हुआ कि जब सन से लाइट या ये कह दीजिए कि थर्मल एनर्जी, हीट हमारे पास आ रही है, तो ये इस हीट को प्रोपोगेट कौन कर रहा? एक वेव कर रही। वो जो वेव आ रही है, उस वेव को चलने के लिए फिर मीडियम चाहिए। मीडियम के पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करेंगे अपनी जगह, तो वो क्या करेगा, प्रोपोगेट करते हुए हमारे पास आएगी। लेकिन पता चला बीच में क्या है, पूरा खाली जगह है, पूरा का पूरा फ्री जगह है, वैक्यूम है, तो मीडियम है नहीं, तो ये प्रोपोगेट कैसे कर गई, ये प्रोपोगेट कर कैसे गई? यही सवाल सबसे बड़ा पैदा हुआ। तो इस सवाल का जवाब मिला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। अच्छा सोचो, कहीं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो बिना क्या चार्ज के वो बात हो सकती है? सोचिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? कोई कहेगा भाई जंगल का राजा, तो दिमाग में आएगा शेर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके एक चार्ज है, चार्ज अपने चारों तरफ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जो मेरे इस एरिया में आएगा मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे जंगल का शेर है कि अगर राजा है तो जो आएगा मेरी परमिशन से आएगा मेरे एरिया में, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वही बात हुई, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर चार्ज की भी बात होगी। बस समझ में आ रही? तो वहाँ पर चार्ज की भी बात करनी है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समेटे हुए हैं। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगी। और बड़ा अजीब मामला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में जाएगा, और प्रोपोगेशन एक्स में होता है, कुछ ऐसा होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट, जिसने ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबको हिला के रख दिया मैक्सवेल ने बाद में जा कर के, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि पुराने कॉन्सेप्ट को एकदम गिरा के रख दिया, क्या नहीं, बेकार है ये, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म कैसे किया गया, क्यों किया गया, अभी हम लोग सीखेंगे। मैक्सवेल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने कहा कि ये जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये वायर में करंट अलग है,
एक और करंट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, नई बात बताई उसने। ये जो वायर में करंट हो रही है वो है कंडक्शन करंट, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, उसका मकसद डिस्प्लेसमेंट करंट देना नहीं था, मकसद ये नहीं था, ये तो उसने किसी चीज़ को समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये बात बताई, वरना मकसद कुछ और था, वो अभी हम पहुँचेंगे वहाँ पर। ये तो ऐसे था ना कि कान पकड़ना है तो कान को ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, ऐसे था, ऐसे पकड़ लिया, घुमा के पकड़ लिया। तो उसने ऐसे ही कहा। जब उसने ऐसे पकड़ा ना तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, गलत है, गलत, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर उसने कहा अच्छा रुको हम बताते हैं। तो उसने कान को घुमा के पकड़ा, और कान को घुमा के पकड़ने में जो है नया रास्ता बनाया। नए रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया उसने क्या दिया? उसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट। ये कंडक्शन करंट के साथ एक अलग करंट है। कंडक्शन करंट कौन सा है? जो वायर में फ्लो हो रहा। वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, उस वक्त ये डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस होता है। क्या चेंज हो? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चेंज हो तो ये टाइम के साथ ये जब चेंज हो तो क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस होगा। अब इसके लिए उसने क्या किया? मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी मैं बताऊंगा ये क्यों दिया इसने। ये देना उसकी मजबूरी थी समझाने के लिए, दुनिया वाले मानने को तैयार नहीं थे, तो उसने ये चीज़ नया कॉन्सेप्ट लेके आए। अब आते हैं अपने उसके एक्सपेरिमेंट पर। उसने क्या किया? 2 पैरेलल प्लेस कैपेसिटर ले लिया। कैपेसिटर का मतलब 2 प्लेट ले लिए, कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करना। तो 2 ले लिए उसने, 1 2, इनका नाम ए बी नहीं है, ये तो मैंने पॉइंट लिए हैं अभी। 2 ले लिए, दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, प्लस और माइनस, स्विच से जोड़ दिया। अब समझो, जब स्विच कनेक्ट होगा, ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, ये स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। तो यहाँ क्या होगा? इस पॉइंट पर ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो क्या है? यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जाहिर सी बात है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेंगे, सही बात है। अच्छा, जब ये चीज़ हो रही है, तो उसने क्या किया कि करंट का डायरेक्शन देखना चाहा। तो करंट का डायरेक्शन देखा कि भाई देखो ये रहा करंट का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ऐसे होगा। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। अच्छा, पॉइंट ए पर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? यही तो होगा। क्लियर है? अब एक बात आते हैं, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? ये रहा करंट का डायरेक्शन, और ये जो कर्ल करते हैं ना ऐसे करके, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी ये होगा कुछ ये ऐसे करके, यानी ये इधर से बाहर आएगी, बाहर आते हुए फिर इधर से अंदर चले जाएंगे। यानी अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या होगा? पॉइंट होगा, और यहाँ क्या होगा? क्रॉस होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? मतलब इधर से ऊपर से बाहर निकलेंगी और घूम करके अंदर चली जाएंगी, तभी तो है कर्ल। समझ गए सब? यानी ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, फिर उसने एक्सपेरिमेंटली चेक भी करना चाहा कि भाई उसने क्या किया? मैग्नेटिक निडल लगाया, मैग्नेटिक निडल लगा दिया। ये मैग्नेटिक निडल लगाया और ये देखा कि भाई ये डिफ्लेक्टेड है। मैग्नेटिक निडल क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। तो जब मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, पूरी हो रही थी। अच्छा, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी पर? नहीं होगा, करंट तो है नहीं, करंट है नहीं। हालांकि कैपेसिटर है तो ये भाई ये कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी। कैपेसिटर है, नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया, निडल, मैग्नेटिक निडल,
और ये देखा कि ये भी डिफ्लेक्टेड है, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा। अब सवाल पैदा हुआ यहाँ तो करंट नहीं है, फिर डिफ्लेक्शन कैसे है? यहाँ तो करंट नहीं है तो फिर डिफ्लेक्शन कैसे है? फील्ड की वजह से। हाँ, उसने क्या कहा कि भाई देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, चेंज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से करंट चेंज होगा? हाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, और अगर करंट चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर करंट होगा। उसने कहा करंट है यहाँ पर, उसने क्या कहा कि करंट है यहाँ पर। इसी करंट को, यहाँ पर जो करंट आया, इस करंट को उसने कहा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या कहा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसी बात को उसने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट से साबित किया। अभी वो बात सही नहीं आई जो मैंने कहा था कि आखिर डिस्प्लेसमेंट करंट लाया क्यों, वो लाए क्यों, अभी मैं उसके बाद समझाऊंगा। वो आखिर उसकी मजबूरी क्यों बनी, है ना, वो अलग बात है, वो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो यहाँ पर क्या है भाई कि इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट क्या होगा, करंट फ्लो इन वायर, वो क्या है, वो है कंडक्शन करंट। ठीक, वो है कंडक्शन करंट। और ये रहा कंडक्शन करंट पर उसने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया एट पॉइंट ए पर। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, कोई क्लोज लूप है उसमें B डॉट डी.एल ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है, म्यू नॉट इंटू आई होता है, क्लियर। लेकिन जब उसने एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ लगाया और उसके इस बात के पहले लगाया कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ एट बी पर स्पेस पर लगाएगा, तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 होना चाहिए। क्या इसके पहले किसी ने कहा था यहाँ करंट है? नहीं, ये तो इसने कहा ना, इसने लगाते ही कहा कि एम्पियर सर्किटल लॉ तो बेकार है। इसी बिहाफ पर मैक्सवेल ने कह दिया, क्या क्या, मैक्सवेल सेज एम्पियर सर्किटल लॉ इज इनकंसिस्टेंट। कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये सिर्फ कंडक्शन करंट में लगता है, स्पेस वाले में लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि आप कंडक्शन करंट लगा रहे हैं यहाँ पर, म्यू नॉट आई लगा रहे हैं, और म्यू नॉट आई यहाँ है ही नहीं, आई तो है ही नहीं। उसने कहा कि इसकी जगह क्या लगाओ, यहाँ लगाओ म्यू नॉट इंटू आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या लगाओ, आई डी। अब सवाल पैदा होता है कि लोगों ने मान लिया चलो आई डी है, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसने क्या कहा, बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी। आपने कह तो दिया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसने कहा कि हमने जो मैग्नेटिक निडल लगाया है ना, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ भी, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ भी है। तो इन दोनों की जो है वैल्यू देखा और सेम वैल्यू थी, क्या थी, सेम वैल्यू थी। तब उसके बिहाफ पर उसने क्या किया कि उसने फॉर्मूला डिराइव करना शुरू किया।
और तब वो फार्मूला इस वैल्यू पे आए, वो फार्मूला फिर इस पे लेके आए कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव आई अपॉन डी टी। अच्छा, दूसरा फार्मूला बनाने में यूनिट भी तो देखना होता है कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम हो, इससे डायमेंशन सेम हुआ। क्लियर बात समझ में आई? ये तो बात होगी डिस्प्लेसमेंट करंट की कि डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, क्यों दिया, अभी इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में समझाऊंगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। सो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ लिया। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों दिया, उसकी वजह जाननी ज़रूरी है। उसका टारगेट डिस्प्लेसमेंट करंट देना था ही नहीं, उसकी वजह क्या थी कि उसे देना पड़ा, वो कॉन्सेप्ट ले करके आना पड़ा, है ना। वो वजह यहाँ बनती है। उसने कुछ सोचा क्या, उसने लिया एक लूप, उसने ऐसा ही लूप ले लिया, ठीक है। और इस लूप में उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास करा दी। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इन मैग्नेटिक फील्ड को उसने फिर चेंज करना स्टार्ट किया। तो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये उसने दूसरा स्टेप लिया। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इज द फ्लक्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो बी चेंज होगा तो फ्लक्स बदलेगा। क्लियर? यानी यहाँ क्या हुआ? फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे इसी का आगे, चेंज इन फ्लक्स। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अंदर की तरफ देख रहे हो। उसके बाद उसने चेंज मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, उसको इंक्रीज़ करने लगे। मैग्नेटिक फील्ड बदलते ही फ्लक्स चेंज होने लगा, और फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो क्या होगा? ईएमएफ या इंड्यूस्ड, ये याद कर दो, ईएमएफ इंड्यूस्ड। अच्छा, अब एक लॉ है, फैराडेज लॉ। फैराडे क्या कहता है ना, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी वजह से होता है। ध्यान दीजिएगा, फैराडे क्या कहता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी वजह से, और जिस वजह से इंड्यूस्ड होता है ना उसी का अपोज करता है। सुना है कि नहीं? ये क्या होता है, अपने पेरेंट का ही जो है मारने लगता है। जिस वजह से ये इंड्यूस्ड होगा उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से। तो जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था, क्या करेगा? वो उसका अपोज करेगा। तो क्या करेगा? यहाँ पर हम लिखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है तो क्या करोगे? वेरी गुड। तो यहाँ क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लगाएगा, पहले अंदर लग रहा था, हम बाहर लगा देंगे। चलो, तो अब देखो समझो, अपोज इनका करना था, उसके लिए क्या करना पड़ा? करंट फ्लो कराना पड़ा। ठीक है? तो यानी यहाँ पर क्या हुआ कि करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, एक बात बताओ, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। यानी ये रहा इलेक्ट्रॉन, इधर जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन क्लॉकवाइज। ठीक। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा? यानी यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ये रहा।
अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन इतनी इतनी दूर पे हैं? वो तो कंटिन्यूअस होंगे, हज़ारों लाखों होंगे एकदम लगातार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे गोल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ऐसे गोल होगा भाई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये ऐसे करके होगा ना। यानी इसके बाद सबसे क्या लास्ट में आ गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सिस्टम समझो, स्टार्ट और एंड पकड़ लो बस। देखना स्टार्ट में क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर दिया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कैसे? स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया कैसे। मैग्नेटिक फील्ड लगा था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, चेंज होते ही क्या हुआ? फ्लक्स बदल गया। फ्लक्स चेंज होते ही क्या हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ये ईएमएफ क्या करेगा? जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होता है उसी का अपोज करने लगता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस मैग्नेटिक फील्ड। उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा? करंट फ्लो करा देगा। करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। यानी सवाल यहाँ देखो रिजल्ट क्या आया, समझो। रिजल्ट ये आया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड produces change in magnetic field produces electric field. Change in magnetic field produces electric field. क्या इसका उल्टा भी है? Change in electric field produces मैग्नेटिक फील्ड। यहीं जाके मामला फंसा। साइंस में वाइस वर्सा होता है, पढ़ते हैं, लेकिन जबकि ये बात है ना, ये सैकड़ों सालों पहले की बात है। साइंस में इतने नियम आए नहीं थे, तो जल्दी से आदमी ये मानता नहीं था। ये माना ही नहीं गया कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा भाई, ये कैसे हो जाएगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, मानने को तैयार नहीं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो कहाँ पहुँचे? यहाँ, ठीक। और प्रूव करने के लिए मैग्नेटिक नीडल यहाँ लगाया, मैग्नेटिक नीडल यहाँ लगाया, और लगाया तो देखा तो मैग्नेटिक फील्ड है। और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मान लिया लोगों ने हाँ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है मान लिया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड है तो ठीक है मान लिया, लेकिन प्रूफ तो करो, प्रूफ करो इसे। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, और कौन सा करंट है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। और जब उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया ना, तो उससे एक और चीज़ बात आई, कॉन्टीन्यूटी। इसके पहले कॉन्टीन्यूटी नहीं मानी जाती थी कि यहाँ करंट है, ये मान लिया जाता था कि हाँ सर्किट कंप्लीट है, लेकिन करंट नहीं कहता था, कोई करंट नहीं कहता था। अब तक हम लोगों ने करंट नहीं पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, लेकिन करंट नहीं कहते थे। तब उन्होंने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया यहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए क्या किया कि उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट कर डाले, और फिर ये चीज़ आई। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? एकदम नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट, नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना।